इवनिंग, बहुत स्वागत है आप लोग का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अपना सेक्शन हम लोग लेकर आ चुके हैं, जिसमें यूपी पीसीएस मेंस 2021 ये पेपर 4 पे चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़ जाएं फटाफट, ताकि आप लोग का महत्वपूर्ण सेशन छूटे ना। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एथिक्स, जो आपके जीएस का पेपर 4 की शुरुआत हम लोगों ने की थी अभी, उसी का आगे का पार्ट लेके चलेंगे। इसमें महत्वपूर्ण सेशन होगा सभी के लिए, और जो लोग 22 का भी मेंस की तैयारी सोच रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, 21 पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। फटाफट, ताकि आप लोग का महत्वपूर्ण सेशन छूटे ना। चलिए तो शुरू करेंगे एक छोटे से परिचय के साथ, और इसको हम लोग कर रहे हैं आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट में, ताकि आप लोग कुछ भटकना ना पड़े। बस सिंपली जो है इसको आप फॉलो कर लें, नोट कर लें। इसकी पीडीएफ नोट टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाती है, लेट्स टेक यूपी एग्जाम का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास। तो एथिक्स का लेसन 3 है आज। मंडे टू फ्राइडे सेशन 8 बजे आता है आप लोग को, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हम लोग आज कर रहे हैं। चलिए, मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया लोक प्रशासन विषय, साथ में एलएलबी हूँ, 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षाओं क्रम में है वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन, और जीएस मेंस पेपर 2 कराता हूं, साथ में जीएस पेपर 4 भी आप लोग, ठीक है। अपने अकेडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप रेफरल कोड मेरा यूज कर सकते हैं PS10, और इस पर 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे कोड के माध्यम से। टेलीग्राम का चैनल है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, इसको ज्वाइन कर लें आप लोग, ताकि वहां पे टेलीग्राम पे हम लोग पीडीएफ नोट्स जो है उपलब्ध करा देते हैं आप लोग को, तो आप लोग को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में GS4 को यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग जो एक बार सेशन को लाइक शेयर प्लीज जरूर कर दीजिए सभी लोग, ताकि महत्वपूर्ण सेशन आप तक पहुंच सके। तो हम लोगों ने जो पहले चैप्टर था उसमें देख लिया था नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर क्या था, और उससे जुड़े एक दो कंसेप्ट को और देखा था। अब आज ही हम लोग देखेंगे कुछ अलग, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जिस तरीके से यूपी पीसीएस में पूछता है उसी फॉर्मेट में मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए। तो पहले देखेंगे हम लोग नीति शास्त्र के, गुड इवनिंग आकृति, निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेशन ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र को निर्धारित करने वाले क्या तत्व होते हैं, पहला इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो नीति शास्त्र या नैतिकता को प्रभावित करने वाले तत्वों में हम 2 वर्गों में से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो क्या करते हैं, नीति शास्त्र को प्रभावित करते हैं या उनका निर्धारण करते हैं। उसमें जो पहला तत्व है वो है आपका आंतरिक तत्व, इंटरनल डिटर्मिनेशन। कलर चेंज कर लिया जाए जरा। तो सबसे पहला आंतरिक तत्व, ये वे तत्व होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित होते हैं, अर्थात ये व्यक्ति के व्यक्तित्व या व्यक्ति के नैतिकता संबंधी मानदंडों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि आंतरिक, 2 भागों में बांट के देखेंगे निर्धारक तत्वों को। सबसे पहले आंतरिक, आंतरिक में सबसे पहला सामाजिकरण। क्या है सबसे पहला? सामाजिकरण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज से संस्कार प्राप्त करता है। ये सभी संस्कार एवं मूल्य व्यक्ति के नैतिकता संबंधी मानदंडों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। जैसे जिस समाज में समानता व आपसी सहयोग पर बल दिया जाता है, उस समाज में व्यक्ति नैतिकता संबंधी निर्णय करने में दूसरों को मदद और समानता को प्राथमिकता देता है। तो जिस प्रकार का समाज होगा, कहीं ना कहीं उसी समाज से प्रभावित होकर व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, और उसके अंदर जो नैतिक मूल्य होते हैं उसी तरीके के डेवलप होते हैं जिस प्रकार के समाज में वो रहता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका मनोवैज्ञानिक। जो मनोवैज्ञानिक तत्व भी व्यक्ति में नैतिकता संबंधी मूल्यों व मानदंडों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे जिस व्यक्ति में संवेदनशीलता व तदानुभूति, तदानुभूति क्या होती है? देखिए, एक होती सहानुभूति, एक होती तदानुभूति। तदानुभूति में क्या, सहानुभूति में क्या अंतर, ये भी पूछ देता है क्वेश्चन में। फिर हम लोग शब्दावलियों को तो भी डिस्कस करेंगे ही आगे चल के, लेकिन आप जान जाइए संवेदनशीलता तब समझते हैं। सहानुभूति होती है कि आप किसी के दर्द के प्रति, किसी की तकलीफ के प्रति, किसी की समस्या के प्रति संवेदना अगर प्रकट करते हैं, उसे हम कहते हैं सहानुभूति, ठीक है। कि हम आपकी समस्या को समझ रहे हैं, और क्या कहते हैं कि इस तरीके की जो बातें होती है तो होती सहानुभूति, ठीक। तदानुभूति होती है कि जितना तकलीफ सामने वाला दर्द बर्दाश्त कर रहा है या झेल रहा है, जिस तकलीफ में है, सेम वही तकलीफ आप भी झेलो या आप भी समझ सको उस तकलीफ को। इस तरीके की भावना कहा जाता है तदानुभूति, ठीक है। तो दोनों में यही अंतर है बेसिकली, ठीक है। सहानुभूति में आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होती है, आप ठीक है उसके दुख से क्या कहते हैं कि प्रभावित रहते हो और उसको संवेदना देते हो कि नहीं चलिए आगे सब ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह। तदानुभूति मतलब और गहरी चीज, मतलब उतनी ही दर्द, उतनी ही समस्या और उतनी ही चीजों को आप भी अगर बर्दाश्त करते हो तो इसे क्या कहा जाएगा?
तो ये जब मन जो क्या कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जिसमें संवेदनशीलता और तदानुभूति की भावना अधिक पाई जाती है, वे लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कौन करेगा यार मदद? ऐसा एक व्यक्ति जिसके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई सहानुभूति के तत्व, सहानुभूति के तत्व नहीं है, वो मदद करेगा कि जिसके अंदर ये सब तत्व होंगे? जाहिर सी बात, जिसके अंदर ये तत्व होंगे। तथा अपनी नैतिकता का निर्धारण इन्हीं के आधार पर करते हैं, जैसे बाबा आमटे, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, इनका नाम आप लिख सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि इनके अंदर ये तत्व बहुत ज्यादा थे, तो बड़े नाम है, इन लोगों ने हमेशा समाज की सेवा में अपना जीवन निकाल दिया। वही दूसरी तरफ जिन लोगों की मन स्थिति खराब होती है, वे हमेशा अपनी ही समस्या में उलझे रहते हैं और अपनी नैतिकता का मूल्यांकन स्वयं के मूल्यों के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो अपने तो ध्यान रखिएगा, आपको जो है दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर क्या है? आंतरिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण। किस चीज में? नैतिकता के डेवलपमेंट में, नैतिक मूल्यों के डेवलपमेंट। तो पहला हमने देखा सामाजिक कारक, दूसरा हमने देखा मनोवैज्ञानिक कारक। अब बात करेंगे हम धार्मिक कारक की। धार्मिक है ये, स्प्लिट हो गया है। तो धार्मिक कारक ये भी एक आंतरिक कारक है। धर्म भी व्यक्ति के नैतिकता संबंधी मूल्यों, मानदंडों से गहराई से जुड़ा होता है और व्यक्ति के मूल्यों और मानदंडों को निर्धारित और प्रभावित करता है। सभी धर्मों में कुछ आधारभूत सामान्य मूल्य है, जैसे निस्वार्थ होना, दूसरों की मदद करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना। ये ऐसे मूल्य हैं जो लगभग लगभग सभी धर्मों में हमें सिखाए जाते हैं। तो इन धर्मों, इन धार्मिक जो स्रोत होते हैं धर्म के, वो भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं? व्यक्ति के मूल्यों के निर्धारक तत्व के रूप में समाहित होते हैं। तो हमने देखा था कि हेडिंग बना बना के लिखना होता है यूपीपीसीएस में। अगर ये सब आप करोगे तभी नंबर पा पाओगे। बिना इसके सोचो कि ऐसी धारा प्रवाह लिख के चले जाएं तो नंबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नहीं मिल पाता। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान देना आप लोग को। फिर है तात्विक। ये क्या होता है? नैतिकता संकल्प की स्वतंत्रता व उत्तरदायित्व की भावना पर निर्भर करती है। संकल्प की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है विकल्प की उपस्थिति, कार्य करने की सक्षमता और आत्मा की अमरता होना आवश्यक है। तो जब इस तरीके के तात्विक जो होते हैं, एक तरीके से जो अमूर्त तत्व होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं या किस चीज का? नैतिक मूल्यों का। ये तीनों तत्व नैतिकता निर्धारण करने के लिए अति आवश्यक है। किसी व्यक्ति को किसी कृत्य के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार तभी ठहराया जा सकता है जब उसे संकल्प की स्वतंत्रता प्राप्त हो। किसकी? संकल्प की स्वतंत्रता। ठीक है, संकल्प लेने के लिए स्वतंत्र हो, संकल्प करता कुछ भी करने के लिए। संकल्प की स्वतंत्रता से व्यक्ति अपने कृत्यों के लिए क्या होता है? उत्तरदायित्व की भावना से उत्पन्न होता है। अतः संकल्प की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व की भावना व्यक्ति के नैतिक संबंधों, मूल्यों, मानदंडों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। इसको उदाहरण के रूप में समझ लीजिए आप एक बार। किसी सिविल सेवक को जीवन रक्षा में अनैतिक कार्य करने पड़े तो वास्तविक अर्थ में यह नैतिक के समकक्ष नहीं होगा, क्योंकि ऐसा किसी व्यक्ति के जीवन रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे पुलिस है, अब सामने गुंडा खड़ा है, सामने वाले बंदूक टांग रखा है, कुछ इस तरीके की स्थिति है, अगर पुलिस वाला उसको गोली मारता है और उससे उसकी क्या कहते हैं जान चली जाती है, तो ये क्या होगा? ये नहीं कहलाएगा अनैतिक कृत्य। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो सामने वाले की मृत्यु हो जाती। ठीक है, अब इसी में हम देखते हैं कुछ बाह्य। तो बाह्य तत्व है, एक्सटर्नल डिटरमिनेंट्स क्या क्या है जो क्या करते हैं? व्यक्ति के नैतिक मूल्यों के विकास में सहायता देते हैं। वो क्या क्या है? आंतरिक तत्व हमने देखे। ये वे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के नैतिकता संबंधी मूल्यों एवं मानदंडों को बाहर से प्रभावित एवं निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका विधायी ढांचा। किसी देश का विधायी ढांचा क्या है? जी आकृति। तो संविधान, नियम कानून आदि के माध्यम से नैतिक संहिता या आचार संहिता का निर्धारण किया जाता है और उसे लागू किया जाता है। ये नैतिक संहिता व्यक्ति के नैतिकता संबंधी मूल्यों या मानदंडों को निर्धारित या प्रभावित करती है। जैसे कि भाई जिस देश का जैसा कानून होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो मूल्य होंगे उसी के अनुरूप डेवलप होंगे। उदाहरण के रूप में अगर समझना चाहे तो क्या हो सकता है इसका उदाहरण? देखिए, इसके उदाहरण को अगर समझे हम कि कैसे कोई विधायी ढांचा है किसी देश का संविधान कैसे मूल्यों का विकास में सहायता करता है, तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर है कि संविधान में हमारे है कि बच्चों का शोषण नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल 24 है। तो हमारे जो मूल्य कहीं ना कहीं धीरे धीरे विकास हो रहे होंगे, उसमें ये हमारे दिमाग के मनोभाव में होगा कि नहीं भाई ऐसा है, बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए और बच्चों को जो है उच्च शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, निःशुल्क शिक्षा के लिए आप भी कोई ना कोई कार्य करोगे।
अपने स्तर पे। आपको कह नहीं रहा कोई करने के लिए, लेकिन फिर भी आप करोगे, क्योंकि धीरे धीरे संविधान ने आपको सिखाया और आप जानते हैं कि हमारे देश के संविधान में इस चीज का उल्लेख है। ऐसे मूल्य आप में डेवलप होंगे। किसी संविधान में, मान लीजिए किसी देश के संविधान में आ, उल्लेख है कि भाई जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, हिंदू धर्म में और हिंदू विधि में क्या है कि एक शादी अलाउड है, मुस्लिम विधि में अधिक शादियां अलाउड है। तो कहीं ना कहीं वो विधियां हैं जो क्या कर रही हैं, आपके मूल्यों का विकास कर रही हैं। धीरे धीरे हिंदू धर्म में क्या हुआ कि वो एक ही शादी पर टिक गए, ठीक है, और उस कहीं ना कहीं उसको डेवलप कर लिया उन्होंने। ठीक। अब अगर मान लीजिए कल को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है, पूजा यादव स्वागत है, गुड इवनिंग। तो ऐसी दशा में क्या होगा कि सबके लिए एक समान नियम लागू हो जाएंगे, जिसकी चर्चा चल रही है आर्टिकल 44 लागू करने की। तो ऐसे में क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद जो अन्य धर्म है जहां पर स्त्री की कोई रोक नहीं है शादी करने पर एक से अधिक, तो क्या होगा, उनके यहाँ पे धीरे धीरे प्रतिबंध लागू हो जाएंगे, क्योंकि ये जब पूरी देश में एक समान हो जाएगा तो सबके ऊपर चाहे किसी धर्म के हो मानना पड़ेगा आपको। तो ऐसे में क्या होगा कि धीरे धीरे ये मूल्य जो है क्या हो जाएंगे, उस समाज के लोगों में भी, उस धर्म के लोगों में भी क्या कहते हैं, डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बाह्य फैक्टर जो था उसने क्या किया, आपके मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के माध्यम से नैतिकता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल, आपके मूल कर्तव्य क्या है कि आपको देश के सम्मान करना है, ठीक है, धरोहरों की रक्षा करनी है, वैज्ञानिक दृष्टि अपनानी है, महिलाओं का सम्मान करना है, ये सब क्या है, ये सब नैतिक मूल्य ही तो है जो आपको फॉलो करने के लिए संविधान में बोला गया है। पर्यावरण संरक्षण करना है, जीव जंतुओं की रक्षा करनी है, ये सब चीजें क्या है, यही सब है। तो कहीं ना कहीं विधायी ढांचा भी क्या करता है, आपके बाह्य तत्व के रूप में आपके नैतिक मूल्यों के विकास में सहयोग करता है। फिर इसके बाद आता है बाह्य तत्वों में आपका संस्थागत ढांचा। क्या आता है, संस्थागत ढांचा। नैतिकता को निर्धारित करने में संस्थागत घटक यथा उपयोग, कार्यालय आदि की भी बड़ी भूमिका होती है। वित्त प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट, जो कि शासन में नैतिकता से संबंधित है, में भारत में नैतिकता स्थापित करने वाली संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की है। किसने, सेकंड एआरसी ने। ध्यान दीजिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आकृति जी नमस्कार। वित्त प्रशासनिक सुधार आयोग की जो चौथी रिपोर्ट है उसका टाइटल क्या है, शासन में नैतिकता। तो इसमें क्या कहा गया है कि भारत में जो नैतिकता है उसको स्थापित करने वाली संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की है। अमेरिका में बने इस प्रकार के एथिक्स कमीशन की रिपोर्ट के माध्यम से काफी हद तक वहां नैतिकता का विकास हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भारत में भी क्या करना चाहिए, ऐसी संस्थाएं स्थापित होनी चाहिए जो क्या कर सके, भारत में भी नैतिकता के विकास पे जोर दे सके या इसको बढ़ावा दे सके। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यायपालिका। तो जब संस्थाएं होंगी इस प्रकार की तो क्या होगा, नैतिकता का विकास जाहिर सी बात है होगा ही होगा। ठीक है, नमस्ते तस्लीम भाई, बहुत स्वागत है आपका। फिर न्यायपालिका। तो न्यायिक निर्णयों के माध्यम से भी नैतिकता का पालन किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय ने अपराधी सिद्ध कर दिया तो समाज भी उसे क्या करता है, नैतिक दृष्टि से अपराधी या गलत मान लेता है। भारत में न्यायपालिका संविधान के संरक्षक होने के साथ साथ मूल अधिकारों एवं नैतिक मूल्यों का संरक्षण भी करती है। न्यायपालिका के द्वारा अक्सर संवैधानिक प्रावधानों की पुनः व्याख्या भी की जाती है और तथ्यों के नैतिक आधारों को परिभाषित किया जाता है। जैसे पर्यावरणीय मूल्य से जुड़ी व्याख्याएं एवं नए इस प्रकार के न्यायपालिका विभिन्न निर्णयों के माध्यम से स्वयं नैतिक मानदंडों को विकसित करती है। कैसे, नीता कुमारी गुड इवनिंग। देखिए न्यायपालिका क्या करती है, समय समय आपने देखा कि न्यायपालिका ने नदी को क्या कर दिया, मानव का दर्जा दे दिया। कई आप लोगों ने न्यूज में करंट अफेयर पहले पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, तो क्या हुआ, उससे पर्यावरण को कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा, ये पर्यावरणीय जो मूल्य है आपके, पर्यावरणीय नैतिक मूल्य, वो जो होंगे क्या होने लगेंगे, आपके डेवलप होने शुरू हो जाएंगे और आप जो है पर्यावरण का संरक्षण जो है शुरू कर दोगे। क्या कुछ दिक्कत आ रही है क्या वीडियो में, वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है क्या, ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है क्या आप लोगों को।
कोई ऑडियो वीडियो में दिक्कत है, बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है ना? ठीक है, फिर इसके बाद आता है तो न्यायपालिका जो है अपने निर्णयों के माध्यम से क्या करती है, समाज में नैतिकता के विकास में सहायता करती है, और ये एक बाह्य तथ्य के रूप में कार्य कर रहा होता है। फिर आता है जनसंचार। जनसंचार के माध्यम से आम जनमानस के मध्य नैतिक तथ्यों का न केवल प्रचार प्रसार बल्कि लोगों को नैतिक बनने की प्रेरणा भी मिलती है। अच्छा, सब ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी ओर यह भी है कि फिल्मों की गलत संस्कृति का नकारात्मक प्रभाव भी आम जनता पर दिखाई देता है, जैसे लूट खसोट, चोरी डकैती, तकनीकी भ्रष्टाचार, बलात्कारी घटनाएं, पश्चिमी संस्कृति के नकारात्मक तत्व इत्यादि। तो जनसंचार दोनों तरीके से आपके मूल्यों को डिसाइड करता है, पॉजिटिव वे में भी, नेगेटिव वे में भी। पॉजिटिव वे में जैसे कि आपके पास कोई मोटिवेशनल आपने कुछ देखा, ठीक है, मूवी ऐसी देखी आपने जिससे आपको अपने इतिहास का पता चले, तो आप क्या करोगे, आप और कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई उसमें जो कि नैतिक दृष्टि से बहुत अच्छी, जैसे कि आप साउथ की फिल्में देखते हो, उसमें दिखाते हो कि हमेशा दिखाया जाता है कि एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, पुलिस वाला है या फिर कोई भी अधिकारी है, वो उससे दिखता नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है नैतिक मूल्य आपके अंदर डेवलप करने के लिए सहायता प्रदान करता है। जैसे जो छोटे बच्चे देखते हैं, धीरे धीरे उनके दिमाग में याद है कि यार मुझे भी बड़ा होकर इसी तरीके का अधिकारी या पुलिस बनना है, जो क्या करता है, पूरी तरीके से निडर है और एक नंबर का ईमानदार आदमी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ गलत फिल्में भी हैं, जो जो नीचे दिखाई गई चीजों को आपने बताया मुझे, लूट खसोट, चोर डकैती, बलात्कार और नई नई जो है तकनीकें भ्रष्टाचार की इसमें दिखाई जाती हैं, तो वो मूल्य भी लोग संग्रहित कर लेते हैं। तो जनसंचार कहीं ना कहीं प्रभावित करता है मूल्यों के विकास में, नैतिक मूल्यों के विकास में। वो दोनों तरीके का कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। आगे भी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को बता दें अनअकैडमी लर्निंग ऐप कैसे प्राप्त करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर कर लेना है, सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपीपीएससी एंड यूपीट्रिपलएससी। आपको फ्री क्लासेस दिखने लगेंगी, उन फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज करेंगे PS10, तो आपको फ्री क्लासेस आपकी खुल जाएगी। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन पढ़ने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का, एक्सेस मल्टीपल कोर्सेज पर, स्ट्रक्चर पेडागॉजी मिलती है, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड पेजेस, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। देखिए यहाँ पे तो हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पेपर 4 को कर रहे हैं, प्रणाम अभय पाठक। लेकिन अगर आपको डिटेल थ्योरी पूरी कंप्लीट चाहिए जीएस पेपर 4 की, तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी का प्लस कोर्स ले लेना है। वहां पर पूरा एकदम एक एक यूनिट को ढंग से कराया जा रहा है, और उसको आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स को लेने के लिए आप मेरा कोड PS10 यूज करके जाकर ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को, और पूरी थियोरेटिकल क्लास जो है ले सकते हैं। रेज द हैंड का ऑप्शन आपको मिलता है अनअकैडमी के ऐप पर, मतलब कि आप ऐप के माध्यम से, जैसे लाइव क्लास चल रही है तो उसमें जैसे आप ऑफलाइन क्लास में हाथ उठा के अपने टीचर से कुछ भी पूछ सकते हैं, उसी प्रकार जो है आप यहाँ भी पूछ सकते हैं। ये सुविधा खोल दी गई है, और आपकी मौखिक जो है क्या कहते हैं चीजें टीचर तक पहुंच जाती है, और आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, कोई टाइप नहीं करना पड़ता। और अभी सीटें 220 ही है, फिर कुछ बढ़ने के आसार अभी तो फिलहाल देखिए 280 की जानकारी है, कुछ होगी तो मैं अपडेट करूंगा, ठीक है। एक रैंक 1 से लेकर 25 तक के बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से जो है प्राप्त कर सकते हैं स्कॉलरशिप प्लस के सब्सक्रिप्शन का। हर संडे को आयोजित होता है टेस्ट। यूपीपीसीएस यूपीट्रिपलएससी लेखपाल मेंस के लिए जो है एक टेस्ट सीरीज का संचालन हो रहा है, हर सैटरडे को 10 बजे इसको आयोजित कराया जा रहा है प्लस पर। आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक अपना एथिक्स का, जिसका नाम है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र। ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र क्या है। तो नीति शास्त्र में सामान्य मानव, वो हमने देखा पिछले वाले में कि जो नीति शास्त्र है उसको निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन, तो उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा, आंतरिक और बाह्य, और उसको हम लोगों ने देख लिया। हेडिंग बना बना के इस तरीके से आप लिख लीजिए। नीति शास्त्र में सामान्य मानव के ऐच्छिक क्रियाकलापों या कर्मों के उचित या अनुचित होने का निर्णय तथा निर्णयों के आधार पर औचित्य एवं अनुचित अनौचित्य की विवेचना की जाती है, ताकि शुभ मानवीय जीवन की प्राप्ति हो सके। ऐच्छिक धर्म ऐसे कर्म हैं जिससे मनुष्य सोच समझकर जानबूझकर अपनी स्वतंत्र इच्छा से करता है। तो कहने का अर्थ है कि एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, मतलब कि मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र की क्या भूमिका है। ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में नीति शास्त्र के क्या सार तत्व हैं। तो क्या मेन क्वेश्चन आता है यहां से कि मानवीय क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में नीति शास्त्र के सार तत्व, उसमें अलग अलग करके पूछ देता है, इकट्ठे भी, हालांकि अलग अलग ज्यादा पूछता है, जिसमें आपका सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक और पर्यावरणीय, इन सभी में जो ये जो अलग अलग क्या कहते हैं कि जो आपके मानवीय गतिविधियों से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, इसमें जो है क्या क्या सार तत्व है नीति शास्त्र के, इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके।
तो मानवीय क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में नीति शास्त्र का सार तत्व मानव जीवन में विविध आयाम है, यथा सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक और पर्यावरणीय। एक सभ्य समाज में मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कर्मों के मार्गदर्शक के रूप में नीति शास्त्र एक अनिवार्य तत्व है। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यूपी पीसीएस में सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इस तरीके से टेंशन नहीं लेने की, क्या है जैसे हेडिंग है उस तरीके से बना के लिख सकते हैं आप। तो आप जो है लाइक शेयर प्लीज कर दीजिए सभी लोग सेशन को एक बार। ठीक है, सीधे सीधे आ जाता है कि मानवीय क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में नीति शास्त्र के सार तत्वों का वर्णन कीजिए। तो आप एकदम उसी तरीके से लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामाजिक जीवन में, सबसे पहले देखेंगे सामाजिक जीवन में नीति शास्त्र के क्या क्या सार तत्व हैं। ठीक है, तो सामाजिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्वों में जो मानव के सामाजिक जीवन का नैतिक मार्ग निर्देशन कर सामाजिक कल्याण और सामाजिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण में सहायक होते हैं, इसमें सकारात्मक दिशा में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। अतः इनका संबंध सामाजिक हित के संवर्धन, समाज के मूल्यों के सुदृढ़ीकरण आदि से होता है। ये सामाजिक उद्गम अधिगम, सोशल लर्निंग, सामाजिक चेतना, सोशल कंसिस्टेंस और सामाजिक संबंधों का परिणाम होती है। देखिए, सामाजिक जीवन क्या होता है एक व्यक्ति का? भाई, आप जो भी आपके आसपास घटनाक्रम है, आपके आसपास जो है वो क्या है? समाज ही है आपका। ठीक है, वो समाज है आपका। उस समाज से आप जो भी सीखते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या है? उस समाज का मूल्य है, जो धीरे धीरे जब आपके अंदर अब आ रहा है, आप उसको अपने अंदर समाहित कर रहे हैं और धीरे धीरे आपके नैतिक मूल्यों में वो शामिल होता हुआ चला जाता है। कैसे? सोशल लर्निंग के माध्यम से, सामाजिक चेतना के माध्यम से और सामाजिक संबंधों के माध्यम से। सामाजिक जीवन में नीति शास्त्र का मुख्यतः सार तत्व निम्न है। क्या क्या है? क्या कैसे समाज पे आप विश्वास करते हैं, या फिर समाज कैसे आपके मूल्यों के विकास में सहायक होता है, क्या तरीका होता है उसका? वो क्या है? पहला है परस्पर विश्वास। आपको पता है कि समाज, जो सभ्य समाज में जो लोग हैं, वो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको ये विश्वास नहीं होगा तो क्या होगा? आप क्या उस मूल्यों को ग्रैप्स कर पाओगे? नहीं। तो पहली बात तो आपके पास परस्पर विश्वास की भावना जो समाज में होनी चाहिए। दूसरी, कल्याण की भावना होनी चाहिए समाज में। तभी तो क्या कहते हैं कि पॉजिटिव क्या कहते हैं चीजों को सीख पाओगे आप। सहभागिता होनी चाहिए। अब आप अगर समाज से कटे फटे रहोगे तो आप जो है सामाजिक मूल्यों को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाओगे और आपके नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो पाएगा। सह अस्तित्व और सह संपन्नता, मतलब साथ रहने की और साथ ही आगे बढ़ने की जो कंसेप्ट है समाज का, वो कहीं ना कहीं आपको टीम वर्क और जो क्या कहते हैं कि सोशल गैदरिंग जिसे कहते हैं आप इंग्लिश में, उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक समरसता एवं सद्भाव, इस तत्व के कारण भी आपके अंदर जो है कैसा भाव, सहिष्णुता का भाव उत्पन्न होता है, सहिष्णुता का मूल्य उत्पन्न होता है। ठीक है, ये सारी चीजें कब कहां से आती हैं आपके पास? समाज में। दया और करुणा सबसे मुख्य चीज है जो कि समाज से आपको मिलती है और फिर आपके ये मूल्यों में समाहित हो जाती है और आप अपने मूल्य जो आपके होते हैं वो इसी के माध्यम से आगे कंटिन्यू होने। ये सामाजिक जीवन में जो नीति शास्त्र के तत्व हैं, यही क्या करते हैं कि सार तत्व के रूप में आपके मूल्यों के विकास में सहयोग देते हैं। फिर राजनीतिक जीवन में नीति शास्त्र का सार तत्व ये क्या है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था का विशिष्ट महत्व होता है। यह न केवल निर्णयन एवं नीति निर्माण की कार्य करती है, बल्कि विधायिका के रूप में भी विधि निर्माण, समाज में विनियमन, सामाजिक परिवर्तन को दिशा देने व संसाधनों का बंटवारा करने जैसे बजट और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से का कार्य भी करती है। कार्यपालिका के रूप में योजनाओं के क्रियान्वयन एवं सेवा प्रदान करने का कार्य करती है। राजनीति हमारे देश को नेतृत्व भी प्रदान करती है, अतः उसके प्रभाव की व्यापकता को देखते हुए उसके नीति शास्त्रीय पक्ष का विशेष महत्व है। राजनीतिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व को हम संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल्यों और आदर्शों के रूप में इसको हम देख सकते हैं। सीधे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक जीवन के में नीति शास्त्र के सार तत्व क्या क्या है, तो ये आप इसको लिख के इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये आदर्श हमारा राज्य व्यवस्था के सम्यक संचालन हेतु मार्ग निर्देशन का कार्य करते हैं।
संक्षेप में अगर राजनीति के सार तत्व की बात करें तो सबसे पहली आपकी क्या है, पंथ निरपेक्षता। आपके कहाँ पे वर्णन है इसका, आपके वर्णन है कहाँ पर, प्रस्तावना में। समाजवाद, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। पंथ निरपेक्षक मतलब क्या होता है कि हम भारत जो है किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, किसी धर्म को, भारत सरकार का कोई, भारत का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत में सभी धर्मों का सम्मान होगा और जिसकी जो इच्छा करे उस धर्म का अनुपालन कर सकता है। इसे क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्षता कहते हैं। समाजवाद मतलब सामाजिक संसाधनों में सबका बराबर का हक। ये क्या है, सामाजिक क्या है आपका, समाजवाद है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मतलब सभी व्यक्तियों के पास जो है समाज के संसाधन पहुंचे, आर्थिक रूप से सभी लोग संपन्न हो और राजनीतिक रूप से सभी लोग सुदृढ़ हो। समता समानता मतलब ऊंच नीच गरीब अमीर सब लोग कानून के सामने समान होंगे। बंधुत्व एकत्व की भावना होनी चाहिए। व्यक्ति को गरिमा मिले इसलिए क्या किया गया है, आपके मौलिक अधिकारों का निर्माण किया गया है। ये सारे के सारे क्या है, राजनीतिक नीति शास्त्र के सार तत्व है। इस प्रकार हमारे संविधान द्वारा राजनीतिक नैतिकता के केंद्रीय सार तत्व के रूप में साम्यपूर्ण न्यायपूर्ण समाज की स्थापना को केंद्रीय तत्व माना गया है तथा राजनीतिक वर्ग से अपेक्षा की गई है कि वह जनमत की सर्वोपरियता के अधीन जन उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करे। तो हमारे राजनीतिक सार तत्व क्या है, यही है। ठीक है, हमने देखे अभी समाज के सार तत्व, हमने देखे फिर राजनीति के सार तत्व। अब हम देखते हैं आर्थिक जीवन में नीति शास्त्र के क्या क्या सार तत्व है। मानव जीवन के सम्यक संचालन हेतु अर्थ धन, अर्थ मतलब धन होता है, पता है आप लोग को, ये क्या अनिवार्य है। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ सिद्धांत के तहत 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो है चर्चा की गई है, जिसमें अर्थ जो है गृहस्थ जीवन के सुखमय संचालन हेतु आवश्यक माना गया। आपको पता है कि बिना पैसे के सब सन्नाटा, ठीक है, जिसमें अर्थ जो है गृह जीवन के लिए माना गया है। परंतु अर्थ का उपार्जन अनैतिक तरीके से न होकर धर्मानुकूल यानी नैतिकता से युक्त होना चाहिए। अब ये नहीं कि धर्म पैसा कमाना तो अंधाधुन किसी तरीके से कमा ही रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। तो आर्थिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व हमें यही सिखाते हैं कि हमें पैसा तो कमाना है, धन तो इकट्ठा करना है, लेकिन कैसा करना है, नैतिक तरीके से। अनैतिक तरीके यानी भ्रष्टाचार से नहीं। आर्थिक जीवन में नैतिकता के सार तत्व को हम जैन दर्शन के अस्ते और बौद्ध दर्शन के सम्यक आजीवन आजीव और गांधी जी के ट्रस्टीशिप की अवधारणा से देख सकते हैं। तो जिन्होंने पॉजिटिव तरीके से कैसे धन अर्जन किया जाए और कैसे इसका समाज में वितरण किया जाए, इन सब चीजों की इन लोगों ने वहां पर व्याख्या की हुई है। आर्थिक जीवन में नीति शास्त्र के प्रमुख सार तत्व जो है निम्नलिखित। अर्थोपार्जन नैतिक माध्यम से किया जाए। ठीक, नैतिक माध्यम से मतलब आप कहीं काम कर रहे हैं और उस काम के बदले आपको जो वेतन मिल रहा है या कोई भी व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, सही तरीके से उससे जो आपको इनकम हो रही है, ऐसा होना चाहिए आपका अर्थोपार्जन, ना कि लूट घसोट को या नंबर 2 नंबर 3 वाला कार्यक्रम करके। ठीक है, इसके बाद उत्पादन प्रक्रिया में भागीदारी के अनुरूप लाभ में हिस्सेदारी। जैसे मान लीजिए आप कोई उद्यम चलाते हैं, उद्यम चलाने में आप अकेले तो चला नहीं रहे होंगे उद्यम, कोई ना कोई आपके साथ बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए होंगे। तो जो आपको उत्पादन से पैसा मिल रहा है, उसमें जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको जो है एक निश्चित हिस्सेदारी या उनका जो है निश्चित लाभ उन तक भी पहुंचना चाहिए। वित्तीय अंतरणों में पारदर्शिता, जो भी फंडिंग होती है, जो भी पैसा आता जाता है, लेन देन होता है, उसमें पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है। ये नैतिक आर्थिक सार तत्व कहता है। करों के भुगतान में तत्परता और ईमानदारी, तो आप जैसे कोई कमाई कर रहे हैं भाई, इनकम हो रही है आपकी, तो आप समय पर इनकम टैक्स दे, सरकार से कुछ छुपाए ना। ये सारी चीजें जो होती हैं, नीति शास्त्र का सार तत्व आर्थिक वाला आपको बताता है। उत्पादन प्रक्रिया में पर्यावरणीय लागत को ध्यान रखना एवं इनको न्यून करना। कहने का अर्थ है कि जो उत्पादन प्रक्रिया में आप कोई प्रोडक्शन करें, तो आप क्या करें, आपकी फैक्ट्री से चिमनी से धुआं निकले जा रहा है, आप इस चीज का लोडिंग ले रहे हो, सोच रहे हो कि बस चलो पैसा आना चाहिए कैसे भी करके। नहीं, आपको जो भी आप उत्पादन कर रहे हो उसका ध्यान रखना है आपको। अगर मान लीजिए कि अनिवार्य रूप से आपके प्लांट से या आपके उद्यम से प्रदूषण फैल रहा है, तो आप उतनी ही मात्रा में क्या करें, कुछ पर्यावरणीय कृत्य कराएं, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। ठीक है, इस तरीके की चीजें करें। विज्ञान में नैतिक मानदंडों का पालन करना, जो आपके विज्ञापन सॉरी है ये विज्ञापन, जो आपके विज्ञापन हो वो क्या हो, नैतिक मानदंड के अनुरूप हो। ऐसा ना हो कि वो अश्लील हो, साथ साथ किसी मादक पदार्थ को प्रेरित करते हो, इस तरीके के ना हो।
तो इस तरीके की चीजें भी आपको रखनी ध्यान में। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के समुचित उपाय करना। आजकल आप लोग देख रहे होंगे हर कंपनियों में जो है महिला हेल्प डेस्क और महिलाओं के लिए जो है चीजें कर दी गई हैं विशाखा गाइडलाइंस के तहत, ठीक है। कितने बजे तक महिलाओं को आप रोक सकते हो, नहीं रोक सकते, ये सब क्यों है? ये इसीलिए है। कार्मिक के कल्याण को सुनिश्चित करना। तो हर कंपनी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हर जगह क्या है, ये चीजों का ध्यान रखा जाता है कि सैलरी के इतर जो आप तनख्वाह दे रहे हो उसके अलावा भी कुछ सामाजिक सुरक्षा के प्रबंध जो है कर रहे हो अपने, किसके लिए? कार्मिकों के लिए। चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे क्या कहते हैं कि कुछ इंसेंटिव्स हो, इस तरीके से क्या करते हो आप अपने कार्मिकों के कल्याण को सुनिश्चित करते हो। ये भी आपके आर्थिक जीवन का साफ तत्व होना चाहिए आपकी कंपनी। वंचितों एवं शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अब जैसे भाई आपके यहाँ कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, कि शारीरिक रूप से अक्षम है, तब भी आपको चाह रहे हो कि वो भी उतना ही प्रोडक्शन कर दे या उसको निकाल दो कि किसी काम का नहीं रहा। ऐसा नहीं करना है, आपको उनको ध्यान देना है और उसके हिसाब से काम करना है। निवेशकों के प्रति जवाबदेह एवं ईमानदार रहना तथा इनसाइडर ट्रेडिंग न करना, ठीक है। तो अब जैसे जो भी आपके निवेशक हैं आपकी कंपनी में जो पैसा लगा रहे हैं या जहां से पैसा लगा, तो उनको आप सही सूचनाएं और सही तरीके से उनकी जानकारी उनको दें और उनके प्रति जो आपकी जवाबदेहिता आप लोगों ने तय हुई कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के मत में, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से फॉलो करें। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है यहाँ पर कि एक कंपनी की सूचना दूसरी कंपनी को देना, जिससे क्या होता है कंपनी को नुकसान हो जाता है अगर कोई नया प्रोडक्ट आने वाला कुछ इस तरीके की। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है नहीं होनी चाहिए। खाद्य पदार्थ के उत्पादन प्रसंस्करण के समय यह ध्यान रखना जाना चाहिए कि जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कीटनाशकों, परिरक्षक रसायनों आदि का प्रयोग न किया गया। जैसे जो भी खाद्य पदार्थ उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, जैसे फ्रूटी, माजा, पेप्सी, कोकोला, ये सब जो चीजें हैं, इसमें इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। चाहे कोई भी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि नाम ले रहा हूँ तो सिर्फ इन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ मैं। चाहे मैगी हो, चाहे कोई सी भी, बीच में हमने देखा होगा कि मैगी काफी विवाद में आ गई थी। क्यों? क्योंकि उसमें लेड की मात्रा पाई गई थी अधिक मात्रा में ना। तो इस तरीके की चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को ध्यान रखना चाहिए कि जन स्वास्थ्य को हानिकारक करने वाले कोई तत्व उनके प्रोडक्ट में ना हो, और हो तो उसका बाकायदा उसमें मेंशन हो, लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये लेने से मेरे को नुकसान हो सकता है। तो ये चीजें मेंशन करनी जरूरी होती है। लेखांकन के समय अनुचित क्रियाएं न करना। ऑडिटिंग के समय क्या होता है, पैसा देके मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट वाला काम जो है नहीं होना चाहिए। ये आपका नैतिकता, आर्थिक नैतिकता जो होती है वो इसको सही नहीं मानती, ठीक है। फिर है हमारा प्रशासनिक जीवन में नीति शास्त्र के साथ सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। फिर बता रहा हूं बार बार में, सीधा क्वेश्चन आएगा कि नीति शास्त्र से आप क्या समझते हैं? प्रशासनिक जीवन में सात तत्वों का वर्णन कीजिए। प्रशासनिक जीवन जो अभी बताया मैंने, आर्थिक जीवन में सात तत्वों का एकदम सीधे सीधे फ्लैट फ्लैट क्वेश्चन 8 नंबर या 12 नंबर में पूछता है यूपीपीसी से, अगर आप यूपीपीसी से तैयारी कर रहे हो। देखिए सारी चीजें जो है बहुत ही सिस्टमेटिक हैं और यूट्यूब पर आप लोगों को उपलब्ध हो रही है, ठीक है। तो इसका जो है लाभ उठाएं आप लोग, शेयर भी करें जरूर से, क्योंकि ये सब आसानी से नहीं मिलता है। तो प्रशासनिक जीवन में नीति शास्त्र के सात तत्व क्या है? ये हेडिंग को ध्यान रखना है। ये हेडिंग जो है आपको कल से इसका कलर चेंज करा दूंगा हेडिंग का, तो आप लोग आराम से देखिएगा। इसको हेडिंग है ये, ठीक है। हेडिंग को जरूर ध्यान रखिएगा, बोर्ड में जो लिखा है इसी तरीके की हेडिंग का आप लोग को प्रयोग करना है भाई। वर्तमान राज्य को प्रशासनिक राज्य, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट कहा जाता है, जिसमें मानव जीवन के प्रत्येक पहलू राज्य की नीतियों, कार्य एवं सेवा की गुणवत्ता से प्रभावित होते हैं। अतः प्रशासनिक नीति शास्त्र के तत्वों को अत्यंत व्यापक महत्व है। एक लोक कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य में प्रशासनिक जीवन को निर्देशित करने वाले नीति शास्त्र सार तत्व। देखिए प्रशासन में तो नीति शास्त्र एकदम सबसे ज्यादा अनिवार्य, आप लोगों को पता ही होगा कि भाई अगर प्रशासन में नैतिकता ना हो तो क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, बड़ी खराब। तो सबसे जरूरी जो अगर देखा जाए कि नीति शास्त्र की अगर आवश्यकता हम बात करें, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी तो प्रशासन में ही। क्यों? और सोचिए अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो एक पूरा का पूरा पेपर जीएस में, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस में, शामिल क्यों किया जाता है ये? कि आप जो भावी प्रशासक हो, आप जो तैयारी करके कोई प्रशासन तैयारी कर रहे हो प्रशासनिक अधिकारी बनने की, तो आपके अंदर ये नैतिकता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि गड़बड़ है मामला। उदाहरण के रूप में समझाएंगे। ये आपने अभी कुछ दिन पहले घटना सुनी होगी, त्रिपुरा के जो डीएम थे उन्होंने क्या किया कि एक शादी समारोह में गए। लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, 10 बजे के बाद शादियां अलाउड नहीं थी, सब चीजें ठीक थी क्योंकि चीजें नियम विरुद्ध थी, तो उनको रोकना उनका काम था, ठीक है। वो गए और उन्होंने क्या किया, वहां पे सभी को, जितने भी बाराती वराती थे, पंडित पुजारी, सबको थप्पड़ पीटना शुरू कर दिया उन्होंने। इसका वीडियो वायरल हो गया था।
तो ये क्या है, ये क्या है, इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रशासन के अंदर नैतिकता का अभाव। भाई आप गए वहां पे, आपने अपना काम किया, आपको रुकवाना चाहिए था, लेकिन लीगल आपको किसी ने या किसी भी गवर्नमेंट ने या न तो किसी रूल बुक ने, न तो संविधान ने अधिकार दिया है कि आप सीधे सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं नैतिकता की कमी है, जिसकी वजह से घटना हुई। ठीक है, और इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं और देखी आप लोगों ने, पुलिस वाले किसी को थप्पड़ मार देते हैं, गाली देने लगते हैं, बहुत सारी घटना। आज ही एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैं एक ऑटो वाले को पुलिस वाले ने खूब गाली दी। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं नैतिकता का ह्रास है, या नैतिकता का वो विकास नहीं है जो कि एक प्रशासनिक अधिकारियों में होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसी चीज को दूर करने के लिए यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में आपके ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो क्या क्या है सार तत्व होने चाहिए प्रशासनिक जीवन में? जनहित की सर्वोपरिता, मतलब आप स्वहित नहीं देखेंगे, जनहित देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप अपना स्वहित देखेंगे। क्रियाकलापों में पारदर्शिता, जो भी आप कृत्य कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसमें पारदर्शिता होना बहुत आवश्यक है। अगर आप पारदर्शिता नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। व्यवहार में एक रूपता, व्यवहार में एक रूपता अवश्य होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ कह रहे हो, दूसरा अधिकारी कुछ कह रहा हो, तीसरा अधिकारी कुछ कह रहा हो। ठीक। लाभ भोगियों, लक्षित समूहों तथा कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई अगर कमजोर वर्ग है, आपके पास आ रहा है कि हमें सर ये योजना चाहिए, ये वाली, कैसे मिलेगी, कि भगो यहाँ से, भगो भगो भगो, कल आना, बाद मत करना, ये करना वो करना, इस तरह की जो हरकत होती है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा, देखिए कमजोर वर्ग तो वैसे भी बेचारा जो है वो नहीं समझ पाता। गांव का कोई आदमी है एसटी कैटेगरी का, मान लीजिए बेचारा शेड्यूल ट्राइब है, उसको पता ही नहीं है, वो आ रहा है किसी तरीके से तो योजना जानने, आप उसको फटकार के भगा देते, क्या उसकी हिम्मत पड़ेगी दोबारा आने के लिए? तो वैसे ही क्या कहते हैं कि जागरूक नहीं है। तो ऐसे में जो क्या नाम है कि वर्ग होता है कमजोर वर्ग, उसके साथ जो है आप सबको संवेदनशील बन के रहना आवश्यक है। सेवा भाव, आपका सिलेक्शन हुआ ही इसीलिए है, चाहे आप आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, कि आप जन सेवा कर सको। लेकिन इस फैक्टर को भूल कर राजा वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये जरूरी है कि आपके अंदर वो सेवा भाव बना रहे, जिसकी वजह से आपका चयन किया गया। आपका चयन इसलिए नहीं किया गया कि आप राज करें लोगों पे, आपका चयन इसलिए किया गया कि आप सेवा करें लोगों की, अपने क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं, सरकारी योजनाओं और विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से। अब है पर्यावरणीय नीति शास्त्र के साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण और मानव के बीच एक विशिष्ट संबंध पाया जाता है। यह पारस्परिक संबंध का एक नाजुक संतुलन पर आधारित है। हम अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी पर निर्भर करते हैं और पृथ्वी उनकी पूर्ति भी करती है, किंतु उसकी इस संबंध की एक सीमा होती है। यदि हम इस सीमा से अधिक मांग करते हैं अथवा प्राकृतिक संसाधनों को एक सीमा से अधिक दोहन करते हैं, तो इसकी धारणीयता क्या होती है? खंडित होती है। धारणीयता क्या होती है भाई? कि कितना धारण कर सकती है पृथ्वी। ठीक है, मानव का जो भी कह सकते हैं, जो उसकी एक्टिविटी है, उसको कितना झेल सकती है, एक तरीके से अगर सिंपल भाषा में समझें आपको। और पर्यावरण क्या हो जाता है? असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इसी संबंध में गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, लेकिन किंतु किसी के लालच के लिए नहीं। ये स्टेटमेंट किसका है? गांधी जी का। अगर मानव मानव क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी आवश्यकता के अनुसार पृथ्वी के संसाधनों का दोहन करते हैं, तो सभी की आवश्यकताएं आराम से पूरी होंगी। लेकिन अगर आप सोचो कि लालच आ जाए आपके अंदर, अब क्या लालच ही तो है, कोयला निकाले जा रहा, मनुष्य निकाले जा रहा, निकाले, एक दिन आओगे कोयला खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम निकाले जा रहे हैं, सब समाप्त होने वाली चीजें हैं, आज नहीं तो कल हो जाएंगी। तो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? कुछ नहीं कर पाएंगी। जंगल कटे जा रहे हैं, कि जंगल काटे चले जा रहे हैं लकड़ी का उपयोग करने के लिए, कहीं तो क्या हो रहा है? इसलिए लालच ही तो है भाई। जब तक क्या मतलब कि सामान्य रूप से अगर देखा जाए, एक व्यक्ति को निश्चित आवश्यकता होती है, भोजन, पानी में, और थोड़ा सा उसका अपना खर्चा। तो इस तरीके की चीजें अगर उसका निकलती जाती हैं, तो पृथ्वी एक लंबे समय तक जो है मानव को झेल सकती है। लेकिन अगर उसको अथाह उसका क्या कहते हैं कि वो किया गया, शोषण किया गया, तो क्या होता है? फिर अब हम लोग को इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। आप लोग देखिए कितना ज्यादा क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने की वजह से वो होती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जंगल कट रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण हो नहीं पा रहा है, अवशोषण। तो ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में आप मानव को झेलना पड़ेगा। तो आने वाले का समय में झेलना शुरू होकर देखते हैं, सोलर फ्लेयर्स आती हैं, गर्मी का मौसम में बरसात हो रही, बरसात के मौसम में गर्मी हो रही है, सब क्या पर्यावरणीय संतुलन ही तो है।
तो ये सब क्यों है? क्योंकि अधिक दोहन जो है हो रहा है। तो क्या प्रमुख सार तत्व है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का दायित्व जो होना चाहिए हर मनुष्य का होना चाहिए। इसको ये ना सोचा जाए कि सरकार करेगी। कभी भी सरकार, कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार ये बस की नहीं है कि अकेले वो क्या कर सके, पर्यावरण को संतुलन बनाए। इसमें हर एक व्यक्ति, जितने लोग पृथ्वी पर हैं, सबको ये समझना चाहिए कि हमारा अपना दायित्व है। ठीक है, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। पर्यावरण संरक्षण का दायित्व, संतुलन बनाने के साथ साथ संरक्षण। संरक्षण कैसे करेंगे? पेड़ लगाइए। ठीक है, एक आदमी हर साल अगर एक पेड़ लगाता है तो अपने पूरे जीवन, अगर 60-70 साल जीता, 60-70 पेड़ लगा देगा। सिर्फ लगाना नहीं है, उसकी देखभाल भी करनी है। लगा के भूल गए जी, आता नहीं कि 1 करोड़ पेड़ लगा दिए, 5 करोड़ पेड़ लगा दिए, लगा दिए, उसके बाद क्या हो किसी को पता ही नहीं, सूख गया हो, पानी वानी की व्यवस्था ही नहीं है, रिकॉर्ड बन गया। एक COP26 पे डिटेल वीडियो बनाइए सर। ठीक है मानस, बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, सही सलाह दी आपने, बनाते हैं। तो क्या हो रहा है, रिकॉर्ड बनते हैं। आप देखते होंगे ना कि 5 करोड़ पौधे लगा दिए गए, 25 करोड़ पौधे लगा दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए गए। उसके बाद फिर अगले साल लगा दिए जाते हैं। अरे भाई, पर्यावरण दिवस आएगा, सब लोग लगाएंगे, लेकिन उसको देखभाल भी तो करना है, उसका संरक्षण भी तो करना है। वो तो लगाए, सूख गए, तो और बर्बाद हो गया मामला। ठीक है, तो पर्यावरण संसाधनों के नैतिक उपयोग का दायित्व। हमें जो संसाधन है, हमें इस प्रकार से उपयोग करना है जिसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। इस प्रकार से उपयोग करना है कि हमें आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सके। अब ये ना सोचें हम कि सिर्फ चलो हमारा है, हम फटाफट फटाफट अपना काम करें, हम आगे 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद की पीढ़ियों के बारे में हम क्यों सोचें। ये वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा होता तो हमारी स्थिति गंभीर होती। इसलिए हमें भी सोचना आवश्यक है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। पेड़ को सिर्फ पेड़ न देखा जाए, पेड़ को अपनी प्रकृति की जननी माना जाए। ठीक है, उसको उस हिसाब से देखा जाए। तो क्या होगा, हम संवेदनशील जब तक नहीं होंगे पर्यावरण के प्रति, अभी हमें लगता है कि ये सिर्फ भाषणबाजी है कि पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। हमें नहीं लगता कि हमें लगता है कि हमारा काम है ही नहीं, ये करेगा, इसको करना है। ये वाली भावना खत्म होनी चाहिए और संवेदनशीलता जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। पर्यावरण सततता का भाव, मतलब आप इस काम में लगातार रहें, लगातार करें, सतत रूप से पर्यावरण संरक्षण का काम होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिवसीय, जैसा मैंने बताया कि एक दिन पौधा लगाया 5 करोड़, भूल गए, फिर अगले साल 10 करोड़ लगा दिया, फिर 15 करोड़ लगा दिया। ये नहीं, उसको लगाइए, उसका संरक्षण भी होना चाहिए वास्तविक रूप से, सिर्फ कागजों पर नहीं। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें जरूरी है। पारस्परिकता एवं परस्पर निर्भरता का भाव, हमें पर्यावरण से ये सीखना चाहिए कि जैसे पर्यावरण पर हम निर्भर हैं, पर्यावरण हम पर निर्भर है। इस भाव को हमारे अंदर जरूर पैदा होना चाहिए हर व्यक्ति के अंतर्गत। ये नहीं हो कि हमें लगे कि हमारा तो कोई लेना देना है ही नहीं पर्यावरण से, हम तो आयरन मैन है, हमारा क्या बिगड़ने वाला है ना। तो ये वाली भावना हट जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लाइक शेयर प्लीज कर देते तुमको सभी लोग एक बार जरूर से। फिर अगला टॉपिक है हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नीति शास्त्र का सार तत्व। ठीक, इंपॉर्टेंट है भी। एक देश द्वारा किसी दूसरे देश के अस्तित्व को स्वीकार करना, चाहे भले ही उस देश की शासन व्यवस्था, धर्म, सभ्यता, विचारधारा, निहित स्वार्थ आदि अन्य देश से भिन्न हो, सह अस्तित्व कहलाता है। जैसे भाई कल्चर सबके अलग अलग है, सबका संविधान अलग है, सबके क्या के सिस्टम अलग है, लेकिन क्या होता है, हम उस देश को मान्यता देते हैं। ठीक है, हम मान्यता देते हैं, हमको वो मान्यता देता है। ठीक है, और सब लोग एक मिलजुल के रहते हैं, चाहे भले उसका कल्चर हमसे मैच कर रहा हो नहीं कर रहा। इसे ही कहा जाता है सह अस्तित्व का सूत्र, जियो और जीने दो। भारत प्रारंभ से ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सिद्धांत का अनुयायी एवं समर्थक रहा है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की प्रतिबद्धता को भारत ने पंचशील के 5 सिद्धांतों की स्वीकृति के रूप में मूर्त दिया। पंचशील सिद्धांत है भारत का, वही से भारत जो है शुरुआत करता है अपने किस चीज का, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का। आधुनिक पंचशील सिद्धांतों द्वारा राष्ट्रों के मध्य आचरण के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। ये सिद्धांत हैं, सभी राष्ट्र एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। कोई भी राष्ट्र जो है किसी दूसरे राष्ट्र के जो क्षेत्रीय क्या कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता है, जैसे हमारे देश में क्या चल रहा है, कौन सा चुनाव हो रहा है, कौन सा, ये हमारे देश को ही मिलना देना होना चाहिए, अमेरिका को और रूस को नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। ये भारत के पंचशील सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी राष्ट्र भारत के साथ कोई देशों से मिलकर बना हुआ, ये स्वीकार किया हुआ है। तो कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, कि भाई जैसे होता है ना कि मान लो कि भारत का पाकिस्तान से बात चल रहा है, तो इसमें चाइना बोले बीच में, तो गड़बड़ है मामला।
या भारत का राज्यों के मध्य कोई विवाद हो रहा, मान लीजिए किसी वजह से दो राज्यों के मध्य किसी चीज को लेकर विवाद है, तो अमेरिका कहे कि नहीं तो आप लोग सुलझाओ, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब अपना अपना आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं। जैसे भी ये था किसान आंदोलन चल रहा था, तो बहुत सारे मीडिया में दूसरे दूसरे देश के रिएक्शन आने शुरू हुए थे, तो भारत सरकार ने कहा कि हमारा आंतरिक मामला है, इसमें किसी प्रकार किसी की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सभी राष्ट्र पारस्परिक हितों की पूर्ति के आधार पर अपने व्यवहार का निर्धारण करेंगे। पारस्परिक हितों की पूर्ति के आधार पर अपने व्यवहार करें, जैसे जिसके हित जिससे संबंधित होंगे उस आधार पर वो एक्ट करेंगे, यही इसका मतलब है। सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर अपने आचरण का निर्धारण करेंगे। जैसे कि होता है ना कई सारी, जैसे कि क्षेत्रीय समितियां वो बन गए हैं, सेंटर जैसे क्वाड है, ठीक है, जो नया एकदम लेटेस्ट बना है। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, अपने परमाणु जो हमारे हथियार हैं उसकी सूची जारी करते हैं, हम सभी देश करते हैं, ताकि क्या हो, सबको सबके बारे में पता रहे। ये सब क्या है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर करने के लिए अपने अपने आचरण है जो कि निर्धारित किए गए हैं। अभी आगे भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और हैं। तो देखिए बैच कोर्सेज के बारे में बात कर लें अभी। तो लेखपाल के लिए 1 नवंबर से मेंस का बैच जो है संचालित हो रहा है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 1 नवंबर से। सारे टीचर मिलकर ये बैच, मेंस का बैच आप लोग को यूट्यूब पे मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 11 नवंबर से शुरू हुआ है बैच। तो सारे टीचरों की टाइमिंग बता देता हूं आपको मैं। नूर आलम साहब शाम को 5 बजे करा रहे हैं ज्योग्राफी मेंस के लिए, यूपीपीसीएस मेंस। 6 बजे पॉलिटी और गवर्नेंस की क्लासेस सारी अजय सर की। रैना मैम की क्लासेस शाम को 7 बजे साइंस टेक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। 8 बजे आपको मेरी क्लासेस एथिक्स की मिलती हैं जो चल रही है। और ज्योग्राफी की क्लासेस अनूप उपाध्याय सर की रात को 10 बजे। तो ज्योग्राफी को 2 पार्ट में जो है पार्ट करके पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा शेड्यूल है मेंस के बैच का। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि महात्मा गांधी के नैतिकता के प्रतिमानों को बताते हुए इन प्रतिमानों की वर्तमान में आवश्यकता की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो उत्तर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के रूप में, लेखक के रूप में गांधी जी ने अनेक विषयों यथा राजनीति, सामाजिक, आर्थिक सुधार, धार्मिक, मानव जीवन आदि पर नैतिक पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए हुए हैं। मानव के स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, आनंदपूर्ण जीवन के लिए गांधी जी ने कुछ नैतिक प्रतिमान बताए हैं, जिसका वर्णन अग्रलिखित रूप से किया जा सकता है। क्या बताया है उन्होंने? गांधी जी ने कहा है, गांधी जी सत्य को ही ईश्वर की संज्ञा देते थे और अपने आचरण में पूर्णतया सत्य रूपी उच्च नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देते थे। तो उन्होंने कहा कि सत्य ही भगवान है। ठीक है, तो पहला इन्होंने, सत्य क्या है, एक नैतिक मूल्य है। आपको बचपन से दिखाया जा रहा है कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो गांधी जी पहली बात तो यही कहते हैं। दूसरा, अहिंसा। अहिंसा के माध्यम से सत्य की खोज की जा सकती है। वर्तमान में मॉब लिंचिंग तथा धर्म एवं जाति संघर्ष जैसी समस्याओं के समाधान हेतु अहिंसा जैसे नैतिक मूल्य जो है सहायक हो सकते हैं। तो अहिंसा क्या है, एक नैतिक मूल्य है। दया भाव, अहिंसा तभी होगी जब दया भाव आपके अंदर होगा। तो भाई अगर आपके अंदर ये सब चीजें हैं अहिंसा वाली, तो ये जो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हैं और जो धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं, ये क्या होंगी, धीरे धीरे रुकेंगी, नहीं तो मामला बिगड़ता चला जाएगा। ब्रह्मचार्य का पालन अर्थात सभी इंद्रियों पर संयम रखने से सद्गुण को उच्च नैतिक प्रतिमानों में सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में बढ़ते सामाजिक आर्थिक अपराधों को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। 350 सीट पर कितनी कट ऑफ रह सकती है जनरल की? 300 पे तो आ जाएगी आपकी 78 79। ठीक है आकाश, 78 79 यही रहेगी। तो अस्वाद जैसे मूल्य से गांधी जी का अभिप्राय है भोजन केवल शरीर के पोषण के लिए हो, स्वाद एवं भोग के लिए नहीं। मतलब कुल मिलाकर आपको भोजन उतना करना चाहिए जिससे आपका शरीर संचालित हो सके, न कि आप दबा के खाए जा रहे हो कि ओवर ईटिंग करके मोटापा वोटापा चढ़ रहा हो, ये सब नहीं होना। ठीक है, अस्ते मतलब है चोरी न करना या दूसरों की चीज उसकी इजाजत के बिना न लेना का पालन वर्तमान भ्रष्टाचार युक्त शासन व्यवस्था को सुधार के लिए आवश्यक है। अगर ये वाली भावना का विकास किया जा सके या किया जाए तो क्या होगा, भ्रष्टाचार पर बहुत ही तेजी से अंकुश लगाया जा सकता है। गांधी जी के यत्न है। अपरिग्रह मतलब अत्यधिक संग्रह न करना, आप उतना ही रखिए जिससे आपका जीवन सुखमय तरीके से बीत सके। जबरदस्ती का क्या करते हैं कि टैंक पे टैंक भरे पड़े हैं वो पैसे के नोट्स, क्या लेना देना, तो छुपाने में ही समस्या हो रही है, हार्ट अटैक इसी में आ जा रहा है कि कहाँ छुपाएं। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है कि गांधी जी ने नैतिक दर्शन एवं सिद्धांत वर्तमान में केवल प्रासंगिक अपितु क्या है, अनिवार्य है, अपरिहार्य भी है। अभी क्वेश्चन और है आप लोग के लिए, ध्यान दीजिएगा।
अपर लोअर आरओ यूपीएसआई यूपीट्रिपलएससी लेखपाल बी और ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सारे के सारे सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाते हैं। इसके लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती आपको। एक ऑफर चल रहा है 12 महीने के कोर्स पर 2 एक्स्ट्रा महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन। ये कब कब है? 16 नवंबर और 17 नवंबर, यानी आज और कल तक वैलिड है। तो लोग आप लोग इसको लेकर क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एनरिच कर सकते हैं। फुल चारों पेपर के जो है बैचेस जो है अनअकैडमी प्लस पे चल रहे हैं सिस्टमेटिक वे में पीसीएस के लिए। और 2022 के लिए भी लक्ष्य नामक फाउंडेशन बैच जो है लॉन्च किया जा चुका है, तो आप उसको भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, अभी तो 280 है मानो। फीस की अगर बात करते हैं हम, तो 24 महीने की जो फीस है वो 12,240 रुपए 510 रुपए महीने प्राप्त कर सकते हैं। 12 महीने की जो फीस है 8,415 रुपए है, 701 रुपए महीने प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार 6 महीने की जो फीस है 6,885 रुपए 1,048 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 एक्स्ट्रा महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। कोड है PS10। एक प्रश्न है, नैतिक दुविधा क्या है? प्रशासनिक क्षेत्र में पाई जाने वाली कुछ नैतिक दुविधाओं को बताएं तथा इन दुविधाओं के समाधान का मार्ग भी सुझाएं। ये भी कई बार आया हुआ आता है क्वेश्चन नैतिक दुविधा के ऊपर। एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दिए सभी लोग, प्लीज शेयर कर दें एक बार दोस्तों के साथ। तो क्या है? नैतिक दुविधा ऐसी स्थिति है जहां निर्णयकर्ता नैतिकता को समझते हुए भी नैतिक निर्णय नहीं कर पाता। नैतिक दुविधा के समय निर्णय करने की अनिवार्यता के साथ साथ उपलब्ध विकल्पों में जटिलता भी होती है, जिससे निर्णय के बाद नैतिक पक्ष का उल्लंघन होता है। क्या है नैतिक दुविधा? मतलब आपके सामने दो ऐसे मुद्दे हो जाए सामने खड़े कि आप उचित डिसीजन ना ले पाओ कि भाई क्या करना चाहिए हमें इस मैटर पे। तो ऐसी समस्याएं, जैसे कि कुछ ऐसा हो जाए जिसमें एक तरफ क्या हो कि आपको कहीं दंगे हो जाए शहर में, और दूसरी तरफ मान लीजिए आप एक अधिकारी हैं, डीएम है तहसील में, और एक तरफ पता चले कि आपके तहसील में कोई ऐसी घटना हो गई जिसमें तत्काल आपको पहुंचना है। दूसरा पता चले आपको कि आपके परिवार में कोई घटना हो गई ऐसी जिसमें क्या कहते हैं आपका पहुंचना अनिवार्य है, या फिर आप किस स्टडी में पढ़ा था मैंने कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उनकी डिलीवरी होने वाली है और आपके आपके साथ आपकी पत्नी ही रहती, कोई है नहीं। हालांकि ऐसी कंडीशंस नहीं होती, जब ऐसी कंडीशन होती है तो मतलब कुल मिलाकर कोई ऐसी डायलेमा वाली स्थिति उत्पन्न हो जाए, तब आप कैसे लोगे निर्णय, कुल मिलाकर ये पूछा जा रहा है इसमें नैतिक मुद्दा क्या है और प्रशासनिक क्षेत्र में क्या क्या पाई जाती है, उसी के बारे में बात करेंगे। प्रशासनिक क्षेत्र में पाई जाने वाली नैतिक दुविधाएं निम्नलिखित हैं। पहला है सिविल सेवा के मूल्यों में विद्यमान विरोधाभास। कैसे? पारदर्शिता बनाम गोपनीयता। एक तरफ होता है कि पारदर्शिता लाइए, दूसरी तरफ क्या होती है बात कि भाई आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप सब कुछ सार्वजनिक नहीं कर सकते। ये जो समस्या है इसको कैसे टैकल किया जाए? सत्यनिष्ठा बनाम संवेदना। आपको अपने जो नियम है उसके प्रति सत्यनिष्ठ बने रहना है, और आपसे कहा जाता है कि आप संवेदनशील भी होइए। नियम ये कहता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते जो किसी योजना के, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था परसों वाली क्लास में, बताया था कि एक योजना है जिसमें क्या कहते हैं कि बुजुर्गों के लिए है, SC ST वर्ग के बुजुर्गों के लिए, और एक जनरल वर्ग का बुजुर्ग आपके पास आता है, कहता है हमें बहुत आवश्यकता है, हमें ये वाली योजना दे दीजिए। लेकिन आप नहीं दे सकते। अगर आप सत्यनिष्ठ हैं तो आप कहेंगे नहीं बाबा, ये योजना जो है सिर्फ और सिर्फ इस कैटेगरी के लिए उपलब्ध है, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो क्या हुआ? दूसरी तरफ आपकी संवेदना प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आप बुजुर्ग को खाली हाथ लौटा रहे हैं, और अगर उसको ना मिला उचित सहायता तो क्या होगी? उसकी मृत्यु भी हो सकती है, या हो सकता है उसके किस्म कोई घटना हो जाए। तब यहाँ पर समस्या आती है। प्रतिबद्धता बनाम करुणा। वही बात है, प्रतिबद्धता मतलब आप प्रतिबद्ध हैं और आपके अंदर जो बुजुर्ग वाली कहानी बताई उसमें भी समस्या आती है। दक्षता बनाम जवाबदेही। अगर आप दक्षता से काम करते हैं और आप चाहते हैं कि दक्ष बने, तो आप क्या करते हैं कि कुछ डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं कि इस काम को मैं ऐसे करूं ताकि मैं इसको बेहतर तरीके से कर सकूं। लेकिन क्या होता है, आप जो है उसकी जवाबदेही भी रख सकते हो, लेकिन आपको अपने अधिकारी से उसकी परमिशन लेनी, सीनियर से। तो ऐसे में क्या होता है, उसका परमिशन मिले ना मिले, तो दोनों चीजों में कंट्राडिक्शन उत्पन्न होता है। पेशेवर नैतिकता बनाम पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा प्राप्त अन्यायपूर्ण आदेश। जैसा मैंने बताया कि आप जो है नैतिक हैं, ठीक है, बहुत आपके अंदर सारी चीजें हैं जो नैतिक, एक सिविल सेवक के अंदर नैतिकता गुण होने चाहिए, लेकिन आपके पास कोई ऐसा आदेश आ जाता है आपके ऊपर सुपरवाइजर का, सीनियर का, जो आपको मानना पड़ेगा, और वो क्या है? वो अनैतिक आदेश है, अन्यायपूर्ण आदेश है। जैसे क्या कहते हैं कि कहा जाए कि आप जो है लाठीचार्ज कर दीजिए महिलाओं के ऊपर, ऐसा कोई आदेश आ जाए आपके अधिकारी का, तो आपको करना पड़ेगा भाई।
ठीक है, तो ऐसी चीजें जो होती हैं, क्या होती हैं, इसमें जो है कंट्राडिक्शन उत्पन्न होता है, डायलेमा की स्थिति आती है और ऐसे में आपको डिसीजन लेना पड़ता है। यही सब समस्या कहलाती है नैतिक दुविधाएं। व्यक्तिगत मूल्य बनाम वरिष्ठों के निर्देश। व्यक्तिगत मूल्य बनाम वरिष्ठों के निर्देश, इसमें कभी कभी अंतःकरण का संकट भी उत्पन्न होता है। अंतःकरण का संकट उत्पन्न होता है, ध्यान दीजिएगा। वही वही पिछले वाली जैसी बात है। भाई आपके वरिष्ठ ने कोई ऐसा आदेश दिया जो आप नहीं चाहते, क्या कहते हैं, करना, क्योंकि आप जानते हैं ये गलत है और इससे जो है कहीं ना कहीं मेरे मूल्य प्रभावित होंगे, लेकिन आपको करना पड़ता है क्योंकि आपके अधिकारी या बॉस का आदेश। तो कैसे इस सब चीजों को टैकल, खैर है, ये सब चीजें कैसे होंगी टैकल, तो लोग केस स्टडी में देखेंगे। लेकिन जो समस्याएं हैं उसकी, वहां क्वेश्चन जो पूछा है उसके आधार बात की जा रही है। सहकर्मी के भ्रष्टाचार की शिकायत बनाम व्यक्तिगत संघर्ष। आपका बहुत अच्छा सहकर्मी है, साथी है कोई, और आपकी बहुत अच्छी बनती भी है उससे, लेकिन आपको पता चला कि ये क्या है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, गलत काम कर रहे हैं, तो आप उनकी शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आप अपने आप को रोक भी नहीं सकते क्योंकि आप क्या है, एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, और शिकायत नहीं करना आपकी जो है सत्यनिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह होगा। ऐसी दुविधाओं का समाधान कैसे किया जाए? कुछ टेक्निकल इशू आता। इन दुविधाओं की प्रकृति का विश्लेषण करते हुए इनके समाधान का निर्धारण करना पड़ता है। सामान्यतः निम्न उपायों के द्वारा हम इन नैतिक दुविधाओं का समाधान कर सकते हैं। कैसे? सिविल सेवा के मूल्य में अंतर विरोध उत्पन्न होने पर प्रशासनिक आचार संहिता होती है, वो हमारा क्या करती है, मार्गदर्शन करती है। अगर दो चीजों की कोई सामाजिक सिविल सेवा के मूल्य जो है अंतर विरोध उत्पन्न करें तो आपको हमें प्रशासनिक आचार संहिता को देखना चाहिए और उसमें जो उल्लिखित बातों को फॉलो करना चाहिए। प्रशासनिक नियमावली की स्पष्ट जानकारी भी नैतिक दुविधाओं की स्थिति में मार्गदर्शन कर सकती है। तो प्रशासनिक नियमावलियां होती हैं, वो हम देखें, उसमें जिस चीज का वर्णन है उसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। विधिक पद सोपान की बेहतर समझ नैतिक दुविधाओं का समाधान कर सकती है। जैसे ये पद सोपान का क्रम होता है, संविधान, फिर विधान, उसके नीचे नियम, उसके बाद आता है विनियम, फिर वरिष्ठ, और फिर विश्वसनीय लोग का परामर्श। तो मान लीजिए कि आपके वरिष्ठ ने कोई ऐसा आदेश दिया, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि देख लो, अगर आपको विनियम के बारे में पता है वहां के, तो आप उसको देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए उसमें भी समझ में नहीं आया तो फिर आप नियम देखें, फिर उसके बाद विधान देखें, फिर संविधान में क्या बात कही गई उसको देखेंगे। ऐसे भी करके अगर आपको उस चीज की जानकारी है पूरी तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, जो ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है फिर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हो। नैतिक पदानुक्रम का आधार निर्धारण व्यापक हित के सिद्धांत पर निर्धारित करके नैतिक दुविधाओं से बचा जा सकता है। जैसे राष्ट्रहित सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद समाज हित, उसके बाद परिवार हित, और फिर अंतिम में स्वहित। जो पहले हमने उदाहरण दिया कि एक जगह एक तरफ आपके परिवार है, दूसरी तरफ समाज है, तो आप किसको दोगे? अगर आपको ये क्रम पता है, नैतिक पदानुक्रम, तो इसके माध्यम से भी आप अपनी सब नैतिक दुविधाओं का समाधान कर सकते हो कि भाई सबसे पहले समाज हित है, समाज में दंगे हो रहे हैं, अगर समाज नहीं रहेगा तो परिवार भी मेरा नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे, समाज की तरफ अपनी जो कर्तव्य है उसको आगे लेके चलोगे। और स्वहित से पहले क्या होता है, अपने मतलब पर्सनल हित से पहले आपको देखना होगा आपका अपना परिवार, ठीक है, कि परिवार मेरा होना चाहिए। फिर उसके बाद परिवार और समाज में बात है तो समाज की तरफ जाओगे। समाज और राष्ट्र में अगर कोई चीज कंट्राडिक्शन होता है तो फिर आपको राष्ट्र हित की तरफ जाना होगा, ठीक है। इन चीजों को के बेहतर समझ से आप क्या कर सकते हो, अपनी विधिक समस्या, अरे अपनी जो नैतिक दुविधा है उसका समाधान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार नैतिक दुविधा प्रशासनिक क्षेत्र में कई रूपों में उपस्थित होती है तथा एकीकृत नैतिक मानदंडों के द्वारा ही इसका समाधान किया जा सकता है। तो ये कुछ समाधान के तरीके हैं और समस्या हम लोगों ने देख ही ली। देखिए, सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें बिहार और यूपीपीसी कंबाइंड तैयारी कर सकते हैं। 67 बीपीएससी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप लोग उसको भर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें कॉम्बो सब्सक्रिप्शन 6 महीने 12 महीने यूपीपीसीएस का और बिहार का ले सकते हैं। 10% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज करके PS10 आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के साथ। पक्ष बाउंड्री कार्यक्रम के तहत किसी वीडियो में कोई इशू है जिसकी शिकायत अनअकैडमी कर सकते हैं आप, आपको उचित इनाम दिया जाएगा सही शिकायत पाए जाने पर। 9:30 बजे करंट अफेयर का सेशन डेली होता है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री क्लासेस हैं। तो अनलॉक करने के लिए करंट अफेयर का सेशन को आप मिशन आरओ यारो चला रहे हैं हम लोग, उसमें करंट अफेयर आरओ यारो के लिए फोकस करके करा रहे हैं। तो ज्वाइन करके आप अपने आरओ यारो की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज कर लीजिएगा PS10। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करके आप जो है PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम लोग डेली ये 8 बजे लेकर सेशन आते हैं। आप लोगों को अकेडमी किसी भी कोर्स में जुड़ने के लिए मेरा कोड यूज कर लेना है PH, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 8 PM पे डेली है एथिक्स का सेशन हम लोग लेकर आ रहे हैं। ये विशेषीकृत कार्यक्रम यूपी PCS मेंस के लिए है। जो लोग 21 या 22 दोनों की मेंस की तैयारी करें वो लोग क्लासेस कर सकते हैं। फ्री क्लासेस हैं पूरी तरीके से, और आप लोग जो है अपनी एथिक्स की तैयारी मेरे साथ जुड़ के शाम 8 बजे कर सकते हैं। पूरा मेंस का बैच भी चल रहा है, आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया जरूर कर लीजिएगा, आप लोग को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग को कोड याद रखिएगा, कोड यूज करना है PH10 जब भी एडमिशन लेना है। किसी को डाउट हो तो बताएं, पूछना हो किसी कुछ तो। इस सेशन को ऑफ करते हैं। 9:30 बजे करंट अफेयर का सेशन होगा। लाइक शेयर प्लीज कर दीजिएगा सभी लोग, लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लीजिएगा। 9:30 बजे करंट अफेयर का सेशन आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों को करंट अफेयर के अपडेट्स क्वेश्चन जो है मिल जाए। किसी को डाउट कुछ पूछना हो तो बताएं फटाफट। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।